हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 की वर्कशीट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्कशीट करेंगे, फिर एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले आप चैप्टर को पढ़ लेना, वीडियोस डाली हुई हैं उसकी, चैप्टर 3 की, तभी ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो कुछ सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे क्वेश्चंस, ठीक है, उनको मैं अब करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना, स्क्रीन पे देखेंगे। कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। क्या किसी बॉडी की, किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज होती रहे, ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। जो हमने इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जांपल हो गया इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है स्पीड का, वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ऐसे सर्कुलर मोशन होता है इस तरह से सर्कल में। हर पॉइंट पे स्पीड की यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है। तो वेलोसिटी तो हर डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पर, यानी वेलोसिटी वेरी कर रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो इसमें कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। तो इसका आंसर होगा यस, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी वेरीड कर सकती है इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सेकंड है आपका, कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। क्या ऐसा हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो और स्पीड चेंज होती रहे? यानी कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन स्पीड चेंज होती रहे। देखो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली जब स्पीड में आप डायरेक्शन डाल देते हो तो वेलोसिटी हो जाती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कंफर्म चेंज होगी। नहीं, उल्टा बोल दिया, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड, क्योंकि जो जैसे हम बोलते हैं ना 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से कोई कार चल रही है तो ये स्पीड है। हम बोलते हैं 30 मीटर पर सेकंड से कार नॉर्थ की तरफ जा रही है तो वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है क्या? एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड, और स्पीड चेंज हो, ये नहीं हो सकता है। इसका आंसर है नो। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो फिर तो स्पीड अपने आप कांस्टेंट हो गई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रही है, तो फिर स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो वेरिएट नहीं कर सकती। तो ये इसका आंसर होगा नो। कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड, तो आंसर होगा नो। थर्ड क्वेश्चन, कैन ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन हैव ए जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो वेलोसिटी। ये कह रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में ऐसा हो सकता है क्या कि जिसकी जीरो स्पीड है और नॉन जीरो वेलोसिटी है। वन डायमेंशनल मोशन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो स्पीड है और नॉन जीरो वेलोसिटी हो। ठीक है, स्पीड कितनी बता रहे हैं? जीरो स्पीड है तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कितना हो गया? जीरो। तो कैन ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन हैव ए जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो वेलोसिटी। तो नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं होगा। अगर जीरो स्पीड है तो नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर भी होगा नो। अब पढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, कैन ए बॉडी हैव ए जीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सेलरेशन। कैन ए बॉडी हैव ए जीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सेलरेशन। ये बोल रहे हैं कि जीरो वेलोसिटी है और फाइनाइट एक्सेलरेशन है, ऐसा हो सकता है मोशन में?
कैन ए बॉडी हैव ए जीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सलेशन, क्या एक्सलेशन तो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, ये हो सकता है। यस। फोर्थ क्वेश्चन, यस। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो तो एट ए हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होती है? जीरो। जैसे वर्टिकली इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया, मूव कर रहा है एट ए मैक्सिमम हाइट, इसको मैं लिख दिया HM, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन एक्सलेशन क्या रहेगा? डाउनवर्ड कांस्टेंट G, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन इसका कुछ होगा फाइनाइट वैल्यू, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। तो कैन बॉडी हैव ए जीरो वेलोसिटी? तो आंसर होगा यस। इन ए वर्टिकल अपवर्ड मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ये आंसर होगा। इन ए वर्टिकली अपवर्ड मोशन एट ए हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फोर्थ नहीं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, हाउ इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सलेटेड मोशन हेल्पफुल इज स्टडिंग द मोशन ऑफ द पार्ट ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन। देखो वन डायमेंशन मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? ये पूछ रहा है क्या स्टडी में हेल्प करता है। तो वेलोसिटी, जैसे वन डायमेंशन मोशन का सिंपल सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, इधर ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो इसका देखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया बन गया। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? B इंटू टी, क्या दे देगा? एरिया गिव्स वेलोसिटी इंटू टाइम बनेगा ना रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है? B इंटू टी। वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम क्या देता है? अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड है तो डिस्टेंस। तो आपको स्टडी में क्या हेल्प करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेल्प अस टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता देता है गिवन टाइम के अंदर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t है तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम, इसका ये आंसर हो गया। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2 मार्क्स की भी करेंगे। ये देखो ये वर्कशीट आपके तभी समझ में आएगी, पहले इसके जो वीडियोज हैं चैप्टर 3 के वो देख लेना, थोड़ा चैप्टर क्लियर होना चाहिए तो अब आपके समझ में आ जाएगी। अब मैं 6th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 6, कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? ये 6th क्वेश्चन बोल रहा है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या डायरेक्शन चेंज कर सकती है? तो इसमें भी आंसर आएगा यस। 2 एग्जाम्पल हैं, देखो इसका वर्टिकली अपवर्ड मोशन भी ले सकते हो। इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन एट ए हाईएस्ट पॉइंट, अभी बताया जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे अभी अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? यहाँ B का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऐसे ऊपर की तरफ। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ही, बाद में डायरेक्शन हाईएस्ट पॉइंट के नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है यहाँ? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है दोनों ही मोशन में, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी का एग्जांपल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, मूव करता है। तो देखो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इस पॉइंट पे निकालोगे ये हो गया, इस पॉइंट पे निकालोगे ये हो गया, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो सेंटीमीटर 4th चैप्टर में आता है वैसे ही A = v²/r, ये 4th चैप्टर का एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। A = v²/r, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है।
तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो ये कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, r इसकी रेडियस कांस्टेंट, तो ये तो क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं शॉर्टकट लिखा है कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यही आपका 6th क्वेश्चन था, कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज, यानी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो v²/r होता है, 4th चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। और ये वर्टिकल अपवार्ड वर्टिकल डाउनवार्ड मोशन तो पढ़ ही रखे हैं। वर्टिकल अपवार्ड में वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवार्ड और वर्टिकल डाउनवार्ड में डाउनवार्ड डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, a=g, उसका डायरेक्शन ही फिक्स है डाउनवार्ड। अब मैं 7th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जनरली आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन देंगे उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्टली हर बुक में मिलेंगे। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव एन एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, ये पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन हो, और है तो फिर एग्जाम्पल भी दो। तो इसका भी आंसर होगा यस। देखो, इन रिटार्डेड मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और रिटार्डेशन मोशन में एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर, इन रिटार्डेड मोशन। इन रिटार्डेड मोशन, या फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स का एफ इधर लगेगा अपोजिट द मोशन, तो एक्सेलरेशन भी इधर आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लग जाए, ठीक है। एग्जांपल होगा रिटार्डेड मोशन, आप फ्रिक्शन फोर्स वाला कोई बॉल को लुढ़का दो तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन लगेगा, अपोजिट टू मोशन लगेगा, तो उसका मोशन का या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब 8th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू बी एक्सलेटेड विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, ये कह रहे हैं ये पॉसिबल है क्या, कोई भी बॉडी एक्सलेट होती है बिना स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन हुए। एक्सलेट तो हो रही है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही ना स्पीड घट रही, जबकि एक्सलेशन है, तो ये पॉसिबल है क्या, तो ये भी आपका पॉसिबल केस है, यस। एक्सेलरेशन के साथ बॉडी की स्पीड ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। अब इसका एग्जांपल बताना पड़ेगा, ऐसा कैसे है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन होता है। एक्सलेशन तो इसका वही होता है जो अभी बताया, v²/r, जो सेंटर की तरफ लगता है ऐसे हर पॉइंट पर। तो एक्सेलरेशन तो ये v²/r लग रहा है, एक्सलेटेड हो रही है बॉडी, क्योंकि इसमें स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है, ना तो स्पीडिंग अप होती है ना स्पीडिंग डाउन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये इसका आंसर होगा 8th का यस। एग्जाम्पल होगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो होता ही है, जो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट मोशन। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 पढ़ रहा हूं, इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है क्या, हमेशा, ऑलवेज, जनरली सेम होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें सेम नहीं होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट लग जाते हैं। तो वो अभी बताया ना, कौन सा क्वेश्चन था, 9th। रिटार्डेड मोशन में भी बताया ना, रिटार्डेड मोशन, अब जैसे कोई बॉल है ग्राउंड पर ऐसे मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन के लिए लगेगा वो एक्सेलरेशन अपोजिट लगेगा। तो यही तो 9th क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आंसर होगा इसका नो। रिटार्डेड मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो लिखोगे नो इन ए रिटार्डेड मोशन एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी। अब जनरली जैसे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो सकता है,
लेकिन इस केस में इसका आंसर, जनरल आंसर क्या होगा? नो। कि ऑलवेज जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है। वो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसका एग्जांपल इसमें नहीं दिया है। नाउ 10th क्वेश्चन, कैन बी यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक टू फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद एनी वेलोसिटी। ये कह रहे हैं काइनेमेटिक जो इक्वेशंस हैं जो आपने पढ़ी है ना, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जब हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो क्या किसी भी वेलोसिटी से इसको थ्रो करते हैं तो एप्लीकेबल होंगी क्या ये इक्वेशंस? तो ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये तीनों इक्वेशन कब यूज आती हैं? जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन की इक्वेशन है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। अब किसी भी स्पीड से जब हम थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर बहुत ज़्यादा हाइट ले गई है, जैसे अर्थ के सरफेस के पास, तो हम एक्सेलरेशन जो लेते हैं ना, a इक्वल्स टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नियरली कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे बहुत ज़्यादा हाइट हो गई तो फिर g की वैल्यू रिड्यूस होने लग जाती है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो किसी भी वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड आप थ्रो करते हो, अपवर्ड थ्रो करते हो, तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक वेलोसिटी कम है, यानी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन में नियरली सरफेस के पास ही रहता है, बहुत दूर नहीं जाता। एक जो जी में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, तो जी का वेरिएशन हम 8th चैप्टर में 11th में ही पढ़ लेंगे। छोटी क्लास में आप पढ़ के आ गए होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा हाइट पर जैसे जाते हो तो जी की वैल्यू कम होने लग जाती है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी वेलोसिटी से फेंकने पर थ्रो कर देते हो तो एस्केप वेलोसिटी भी आएगी उस चैप्टर में, तो फिर एक ही वैल्यू रिड्यूस होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइट कवर कर जाएगी। तो ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है? ऑलवेज इनका यूज़ हम नहीं कर सकते। स्मॉल वेलोसिटी की स्पीड या वेलोसिटी के लिए कर सकते हैं जब वो अर्थ के सरफेस के पास से ही मैक्सिमम हाइट कवर करके वापस लौट के आ जाए। 11 क्वेश्चन, टू बॉल, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू बॉल ऑफ डिफरेंट मासेज, वन लाइटर एंड अदर हैवियर। दो बॉल है, एक का मास m, दूसरी बॉल का मास कैपिटल M। अब m बहुत छोटा है, लाइटर बॉल है, ठीक है? मास कम है, स्मॉल m मैंने सपोज कर लिया। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज, वन लाइटर अदर हैवियर आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड। अब दोनों को हमने m मास को भी ऊपर u स्पीड से थ्रो किया है और कैपिटल मास m को भी हमने u स्पीड से सेम इनिशियल स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। विच वन विल राइज टू द ग्रेटर हाइट? तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हाइट पे जाएगा? सोच लो, कौन सा जाएगा? ज़्यादा हाइट किसकी रहेगी? दोनों की हाइट सेम रहेगी, क्यों? हमने 3rd इक्वेशन पढ़ी ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? 0 होती है, कर दोगे 0। अब यू स्क्वायर ऊपर फेंक रहे हो तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी? -g, कि डाउनवर्ड होता है, स्पीड अपवर्ड है, तो -2gs को ले लेता हूं hm, मैक्सिमम हाइट। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट इससे निकालो तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 2ghm, तो hm कितना आ जाएगा? मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g, इतना ऊपर जाएगा। अब ये मास पे तो कहीं डिपेंड नहीं करती, तो मैक्सिमम हाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। तो दोनों की इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है। अगर इनिशियल स्पीड डिफरेंट होगी फिर तो हाइट भी जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम हाइट दोनों की क्या? सेम रहेगी। तो आंसर होगा दोनों की मैक्सिमम हाइट या जितनी हाइट तक जाएंगे वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ये किस पे डिपेंड करती है? जी तो आपका कांस्टेंट हो गया, यू इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है? ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। फिर इनमें डिफरेंस क्या रहा? जैसे लाइटर ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड दोगे तो इस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा सेम स्पीड में, बस ये डिफरेंस है।
हाइट तो सेम आएंगी दोनों की। जब सेम स्पीड से हैवी ऑब्जेक्ट को फेंको वो नेचुरली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये इनमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब देखो 13 क्वेश्चन, ये कौन सा था, 11 था, 12 क्वेश्चन। 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज, 2 बॉल है, कोई डिफरेंट मास है, ये क्वेश्चन 12 कर रहा हूँ। 2 balls of different masses, one lighter and other heavier, are thrown vertically upward. ये भी ऊपर फेंक विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से दोनों को ऊपर थ्रो किया है। विच वन विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ग्रेटर स्पीड। ऐसे हो गया जैसे किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया और वापस यहाँ आई, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से आपने थ्रो किया वो होता है, इस वापस आई तो कौन सी तेज स्पीड से आएगी, ये पूछ रहे हैं। तेज स्पीड से कौन सी आएगी, ये हैवी ऑब्जेक्ट आएगा या लाइटर आएगा, सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, ये पूछ रहा है सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, तो तेज स्पीड से कौन सी आएगी, तो इसका आंसर भी होगा सेम। वापस जो रिटर्न होके आएगी वो सेम स्पीड, जितनी यू है यू से ही आएगा। ठीक है, सेम स्पीड से, मैं बताता हूँ, ये भी रिटर्न होगी सेम स्पीड से आएगी। उसकी इक्वेशन यही होगी वर्टिकली अपवर्ड मोशन में, जो यहाँ तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी तो वापस ही आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी या मैक्सिमम हाइट से जाओगे तो u कितना रहेगा 0, यहाँ u कितना हो जाएगा 0, ये मैक्सिमम हाइट मान ली दोनों के लिए, मैक्सिमम हाइट सेम है, अभी आपने पढ़ लिया मैक्सिमम हाइट दोनों सेम कवर करेंगे, तो वहाँ से इनिशियल स्पीड सेम रहेगी दोनों की, ये भी u = 0 से आएगा मैक्सिमम हाइट से, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम, इसकी इनिशियल स्पीड सेम थी। तो रिटर्न होते वक्त जो आएगी ना वेलोसिटी फाइनल, तो इसमें लगाओ v² = u0 अब प्लस a कितना रहेगा इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मैक्सिमम हाइट के बराबर, तो v कितना हो जाएगा √2ghm या h लिख लेना। तो v ये भी वेलोसिटी किस मास पर डिपेंड नहीं कर रही, मास कहीं नहीं आ रहा, तो दोनों की सेम स्पीड रहेगी रिटर्न होते वक्त पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, दोनों की सेम स्पीड और सेम मैक्सिमम हाइट है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। अब 13 क्वेश्चन 13 पढ़ रहा हूं। इवन व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन इस तरह से फॉल हो रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ये बी आर रेन के लिए लिख दिया, बी आर रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, द फ्रंट स्क्रीन ऑफ मूविंग कार गेट्स वेट वाइल बैक स्क्रीन रिमेन ड्राई। ये कह रहे हैं जो फ्रंट स्क्रीन है कार की वो गीली हो जाती है, लेकिन बैक स्क्रीन जो पीछे का ग्लास होता है वो गीला नहीं होता, क्यों, वो ड्राई रहता है। जैसे आप वर्टिकल हवा नहीं चल रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड रेन गिर रही है, आप स्कूल से कई बार घर आते हो तो आपका पीठ में बैग रहता है, बैग ड्राई रहता है, लेकिन जो फ्रंट आपका कपड़े शर्ट है टी शर्ट है वो गीली हो जाती है। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये तो वर्टिकल डाउनवर्ड हो गया, और ये सपोज कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार की स्पीड को मैं लिख दिया BC। अब रेन जो हिट करेगी मूविंग कार पर वो रिलेटिव स्पीड से हिट करेगी, तो हिटिंग स्पीड जो होगी ना रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी लिख देता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये तो पढ़ा है BAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, PA - BB, ये पढ़ा है आपने। तो रेन की लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, ऐसे लिख दिया मैं सिंबॉलिक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, तो क्या आएगा BR - BC, ये आपको निकालना पड़ेगा, BR - BC। ठीक है, अब वेक्टर्स है, थोड़ा इसका मैंने तो 4th चैप्टर पढ़ा दिया है, थोड़ा वेक्टर का यूज आ रहा है इसमें। ठीक है, तो 4th चैप्टर, तभी तो मैंने वर्कशीट 4th चैप्टर पढ़ाने के बाद इससे थोड़े थोड़े यूज आते हैं क्वेश्चंस में, तब ये करा रहा हूँ। तो आप 4th चैप्टर थोड़ा मैं बता दूंगा अभी, ये रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड कार ऐसे मूव कर रही थी, ये तो आपकी BC हो गई, ये रेन की स्पीड हो गई BR, यही तो हुई रेन की, ऐसे ही तो है। अब हमें क्या फाइंड करना है BR - BC, इसका मीनिंग ये है BR में आपको -BC ऐड करना है,
ये पेलगम लॉ लग रहा है। वैसे आपको थर्ड चैप्टर से बताया था, फ्रंट स्किन को रिलेटिव वेलोसिटी हिट करती है, फ्रंट स्किन को हिट करेगी, बैक को नहीं करेगी इस डायरेक्शन में से। यहाँ आपको फोर्थ चैप्टर थोड़ा वेक्टर पढ़ लोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसकी ये मैंने जस्ट अपोजिट कर दी, इतनी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ये माइनस बी सी आ गया। अब बी आर और बी सी को ऐड करोगे तो पेलगम लॉ लगाओगे ऐसे। अब पेलगम लॉ फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे, तो फोर्थ चैप्टर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट देगा, तो ये आपको क्या देगा, बी आर माइनस पी सी, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हिट करेगी उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, जैसे कार ऐसे चल रही है तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे थी कार के लिए ऐसे हो जाएगी। तो फ्रंट स्किन को तो ये गीला कर देगी, लेकिन बैक स्किन पे तो आएगी नहीं, तो इसकी वेलोसिटी तो ऐसे हो गई, बी आर माइनस बी सी हो गई ना ऐसे। तो फ्रंट स्किन को गीला करेगी, बैक स्किन को नहीं करेगी। तो ये थोड़ा फोर्थ चैप्टर मैंने यूज करके बताया है। अब 14 क्वेश्चन, तो फोर्थ चैप्टर का जब वेक्टर पढ़ लोगे ना तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फोर्टीन क्वेश्चन, अ कार इज ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्टेट रोड इज अहेड ऑफ ए मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल की स्पीड, ये तो कार की स्पीड है बी सी, और बी मोटरसाइकिल की बी एम लिख दी, वो दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ वुड द रिलेटिव वेलोसिटी बी अल्टर्ड ए मोटरसाइकिल अहेड ऑफ कार। यानी अभी कार आगे चल रही है, ये बता रहा है कि मोटरसाइकिल यहाँ पर है और कार यहाँ पर है, ठीक है, कार यहाँ चल रही है, आगे चल रही है कार, इस तरह से मोशन हो रहा है। अब ये कह रहे हैं अगर कार पीछे रह जाए और मोटरसाइकिल यहाँ आ जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल क्या होगी, बी सी माइनस बी एम, बी सी माइनस बी एम। सिर्फ डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, आगे या पीछे क्या है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो ये लगा हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो बदल जाएगा ये, बी सी माइनस बी एम। तो दोनों ही केस में या मोटरसाइकिल आगे है या कार आगे है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगी, रिलेटिव वेलोसिटी रिमेन सेम। या तो विद कार की विद रेस्पेक्ट टू ये मोटरसाइकिल निकालिए, मोटरसाइकिल विद रेस्पेक्ट टू कार निकालो, कार आगे है मोटरसाइकिल आगे है, मोटरसाइकिल आगे है मोटरसाइकिल पीछे, उस कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, रिलेटिव वेलोसिटी रिमेन सेम। अब 15 क्वेश्चन, when a man is standing on earth the trees and houses appear stationary to him। जैसे आप रोड पे खड़े हो तो आप देखते हो घर हैं, पेड़ हैं, सब रेस्ट में दिखाई देते हैं। however when he is sitting, अब वो मैन किस में बैठ गया, सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन में बैठ गया। ऑल दीज ऑब्जेक्ट, घर ट्री वगैरह सारे, appears to move in backward डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कई बार जब ट्रेन में बैठते हो तो जो पेड़ है घर है पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जब वो अर्थ पर रेस्ट में था मैन तो पेड़ भी उसको रेस्ट में दिखाई दे रहे थे, वही मैन जब किस में बैठ गया, मूविंग ट्रेन में बैठ गया तो पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब इसका रीजन ढूंढते हैं, रीजन मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी से। तो ये तो मैंने ट्रेन की स्पीड ले ली, ट्रेन की स्पीड मैंने लिख दी बी टी, और हाउसेज या ट्री जो भी है इसकी स्पीड मैंने लिख दी बी एच, जिससे आपको ध्यान रहे हाउस की स्पीड। अब जब मैन रेस्ट में था, मैन रेस्ट में था और हाउस ट्री भी अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो उस समय हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हाउस विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। जब तो उसको रेस्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन जब ट्रेन में बैठ गया तो ट्रेन मूव कर रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हाउस विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो क्या फॉर्मूला है, बी एच माइनस बी टी, वही फॉर्मूला है, बी ए बी इक्वल्स टू बी ए माइनस बी टी। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हाउस
ये तो कन्फर्म अर्थ के रेस्पेक्ट में 0 है, अर्थ के रेस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है bt स्पीड से, तो bh को इसमें 0 लिखो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हाउस विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, जब ट्रेन में बैठा हुआ आदमी क्या स्पीड देखेगा 0 माइनस bt, यानी माइनस bt। जो ट्रेन की स्पीड है उसकी अपोजिट, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ट्री जाएंगे या हाउस जाएंगे पीछे की तरफ उसी स्पीड से। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ट्री अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी इसलिए अपोजिट देखता है वो, कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्री और हाउसेज मूव करेंगे सेम स्पीड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी से एक्सप्लेन होता है। अब मैं 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन 16, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम elapsed. व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, एक्सलेशन की नेचर बताओ। ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब डिस्प्लेसमेंट में एक्स लेता हूँ, इज डायरेक्ट टू द क्यूब ऑफ टाइम, ये बोला है। तो बोल रहा है एक्सलेशन बताओ। तो देखो हमने पढ़ा है ना वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt, एक्सलेशन होता है dv बाई dt, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका 2 बार डिफरेंस d2x बाई dt स्क्वायर। तो इसको प्रोपोर्शनल साइन हटा के x इक्वल टू कॉन्स्टेंट डाल दिया t क्यूब। हमें क्या निकालना है एक्सलेशन। तो निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख देता हूँ, t क्यूब 2 है ये टाइम, यानी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt के कांस्टेंट, टी क्यू का डिफरेंस क्या होगा 3 आगे, एक पावर कम हो गई 3t स्क्वायर। ये dx बाई dt क्या आ गया आपका वेलोसिटी आ गया। एक्सलेशन क्या होता है dv बाई dt। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये यही तो बन गया 3k स्क्वायर। तो इसका डिफरेंस करोगे 3k कांस्टेंट तो एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2t, पावर आगे जाएगी एक पावर कम हो गई। ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो 3 2 जा 6k और ये t, ये एक्सलेशन आ गया, ये फॉर एक्सलेशन। तो 6k तो कांस्टेंट, ए डायरेक्ट टू क्या आ गया t। तो इसकी नेचर क्या होगी, एक्सलेशन इज डायरेक्ट टू द टाइम, यानी टाइम डिपेंडेंट एक्सलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसका आंसर होगा, एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम elapsed। ये इसका आंसर हो जाएगा 16 का। अब देखो 17th क्वेश्चन, अभी तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, पर कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के वो सेलेक्टेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2 और 3 मार्क्स के हो, इसके बाद करेंगे। 17 क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की इक्वल है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो एवरेज वेलोसिटी ये बोल रहा है इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका मीनिंग क्या निकला ये बताओ। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, तो इसका मीनिंग क्या है, यानी उसकी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी है। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब बोल रहा है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका क्या होगा, इधर ले लिया डिस्प्लेसमेंट, इधर ले लिया टाइम। अब ये कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ्स पढ़ाए थे, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग ही नहीं तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइंड एट ए टाइम एक्सिस।
कुछ एंगल से, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी कितनी है। तो इसका स्लोप क्या देता है, वो वेलोसिटी दे देता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म, इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलता तो आपको डायरेक्ट ध्यान आ जाता है, इसने इसका मीनिंग यही है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद इंक्लाइंड टाइम एक्सिस, किसी समथिंग एंगल से, उसका स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये हम इसकी प्रॉपर्टी से जानते हैं। अब 18, व्हेन द पोजीशन टाइम ग्राफ हैव ए नेगेटिव स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप कब होगा। देखो स्लोप क्या देता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक और मिटा देता हूं इसको। 18 क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं, 18 क्वेश्चन। तो ये हम जानते हैं ना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ में शॉर्टकट लिख दिया एक्सटी ग्राफ, क्या देता है बताओ, ये वेलोसिटी या स्पीड देता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, विद द पोजीशन टाइम ग्राफ हैव ए नेगेटिव स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप हो सकता है अगर वेलोसिटी नेगेटिव है। तो अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। ये तो आंसर यही होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ, व्हेन द पोजीशन टाइम ग्राफ हैव ए नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप तभी होगा जब वेलोसिटी नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये कह कब होगा, तो आएगा व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, लिख देना व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल इज नेगेटिव लिख देना। जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी का स्लोप भी नेगेटिव होगा। अब 19 क्वेश्चन, कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी चेंज, कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी चेंज इफ इट्स वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो उसका वेलोसिटी का, कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन जो मोशन है वेलोसिटी का वो चेंज हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या, तो हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो आप, यस, इसमें भी आएगा आंसर यस, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंज इफ इट वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, इसका मीनिंग क्या निकला, ए कांस्टेंट है। इसका मीनिंग क्या निकला, ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r, ये कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे इसका डायरेक्शन टेंजेंशियली आएगा, इस पॉइंट पे निकालोगे ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे निकालोगे ऐसे आएगा। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही भी इसमें क्वेश्चन पूछा है, कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी चेंज इफ वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। दूसरी लैंग्वेज में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो सकता है क्या, तो यस, चेंज हो सकता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब 20 क्वेश्चन, two straight line drawn on the same displacement time graph make angle 30 and 60 with the time axis respectively. What is the ratio of their velocities? तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, इधर दे रखा है आपका डिस्प्लेसमेंट, इधर दे रखा है आपका टाइम, ये दे रखा है बी और ये ए, इसका एंगल 60 और ये 30 डिग्री, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटी, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस द वेलोसिटी।
तो बी ए क्या होगा, बी ए क्या होगा बताओ, स्लोप, इसका स्लोप ए वाला, तो इसका स्लोप कितना होगा, ये होगा स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो स्लोप कितना होता है, एंगल में 10 लगा दो, ए के लिए एंगल कितना है 30, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। और बी बी, इसका स्लोप निकालो, इसका कितना है tan 60 कितना होता है √3। अब रेशो पूछ रहा है VA/BB, ये रेशो निकल जाएगा। तो ये कितना था 1/√3 सोल्व कर लो इसको, 1/√3 इंटू √3 यही तो बचेगा, तो ये आएगा 1/3। तो रेशो कितना हो गया VA/BB = 1:3। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में दिए जा सकते हैं। इसके बाद जो हम वर्कशीट पढ़ेंगे वो 2 और 3 मार्क्स की पढ़ेंगे। फिर ठीक है, इसके बाद जो आती है फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में एनसीईआरटी भी करा देंगे, पूरी एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये तभी समझ में आएंगे, इससे पहले आप इसके चैप्टर्स को पढ़ लेना, इसकी वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लेना, वो अंडरस्टैंड कर लेना। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सेलेक्टेड है, तो इनको आपको करना आना चाहिए। जो जनरली एग्जाम में पूछ लेता है टीचर, वो क्वेश्चन हैं।